So everyone, the biggest problem of our generation, the air pollution. In this video everyone, we will be discussing what is air pollution, the causes of air pollution, how does air pollution affects us, and the 5 simple solutions to air pollution. So guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. विद दिस गाइज, लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? देखो, अगर मैं आपको एक शब्द में या एक लाइन में एयर पॉल्यूशन का मतलब बताऊं तो गाइस, एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है हमारी हवा का खराब होना. देखो, मैं अच्छे से बता रही हूँ. एयर पॉल्यूशन तब होता है जब हमारी हवा में कुछ हार्मफुल या पॉइजनस गैसेस या सब्सटेंस मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए भी बुरे हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बुरे हैं और उनसे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब हमारी हवा में मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमारी हवा ख़राब हो चुकी है, यानी कि एयर पॉल्यूशन हुआ है. अब गाइस, सवाल ये है कि ऐसा क्या होता है हमारी हवा में कि वो ख़राब हो जाती है, या ये जो गैसेस हैं वो मिल कैसे जाती हैं हमारी एयर में. चलो समझते हैं. देखो, मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में समझाया था कि एयर कैसे बनती है, यानी कि हम किन चीज़ों को कितने कितने अमाउंट में मिलाते हैं कि हमारी एयर बन जाती है. जैसे जब हम 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बहुत छोटे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, 1% वाटर वेपर, थोड़ी सी अदर गैसेस और थोड़ी सी आर्गन, जब इन चीज़ों को इन्हीं अमाउंट में मिलाया जाता है तो क्या बनती है? एयर बनती है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि प्योर एयर बनती है. प्योर एयर मतलब साफ हवा, जो कि आप ब्रीथ करोगे तो उससे लाइफ पॉसिबल हो पाएगी, राइट. तो जब हम इस एयर को ब्रीथ करते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं. देखो, यहाँ आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उससे कम ऑक्सीजन, छोटे से अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत छोटे कम अमाउंट में अदर गैसेस और वाटर वेपर और थोड़ा सा आर्गन. ये चीज़ें इतने ही अमाउंट में और यही चीज़ें जब हमारी हवा में होती हैं तो वो एक साफ़ हवा होती है, यानी प्योर एयर होती है. और इसी प्योर एयर को जब हम ब्रीथ करते हैं तो ही हम जिंदा रह पाते हैं. अगर इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये एयर ख़राब हो जाएगी, या इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ हार्मफुल चीज़ें आ गई जो कि हमारे लिए पॉइजनस हैं, तो भी हमारी एयर क्या होगी? पॉल्यूट हो जाएगी. तो यहाँ क्या लिखा है मैंने यहाँ लिखा है, बट व्हेन द हार्मफुल गैसेस एड्स टू दिस एयर कॉम्पोजिशन, यानी कि इस हवा में जब हार्मफुल चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारी एयर पॉल्यूट हो जाएगी. अब गाइस, सवाल ये है कि क्या कोई भी चीज़ हमारी एयर में मिली तो हमारी एयर पॉल्यूट हो जाएगी, या कुछ स्पेसिफिक गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, जिनकी वजह से ही हवा पॉल्यूट होती है, यानी कि हवा ख़राब होती है. तो गाइस, आंसर है कुछ ही गैसेस हैं जिसके मिलने पे हमारी हवा ख़राब हो जाती है. जैसे CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में है, लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी एयर पॉल्यूशन कॉज करती है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, ये डाई गलती से लग गया मुझसे, यहाँ है सल्फर ऑक्साइड. तो गाइस, अगर आपसे एग्ज़ाम में कोई पूछता है कि बताओ कौन कौन सी गैसेस हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, तो आपको इन सारी गैसेस का नाम लिखना है, ठीक है. अब बात आती है कि ये जो गैसेस हैं या
ये जो गैसेस हैं वो हमारे एयर को पॉल्यूट करती कैसे हैं। ऑल्सो कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि किन किन कारणों की वजह से इस एयर में ये गैसेस मिल जाती हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी हवा ख़राब हो रही है। ठीक है, तो गाइस मोस्टली आंसर है ह्यूमन एक्टिविटी। देखो, मैं मानती हूँ कि कुछ कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी हवा ख़राब होती है, जैसे अगर हमारे जंगल में आग लग गई या फिर कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए जिनकी वजह से एयर पॉल्यूट हो गई। ठीक है, लेकिन 90% हमारी हवा का ख़राब होने का, यानी कि हमारी एयर का पॉल्यूट होने का रीज़न होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा फॉसिल फ्यूल बर्न करना, यानी कि कोल पेट्रोल जैसी चीज़ों को बर्न करना, उसकी वजह से हमारी एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है। कोल पेट्रोलियम हम बर्न कैसे करते हैं, देखो हमारी कार और जो हमारी स्कूटी हो गई, बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें फ्यूल लगता है। ठीक है, तो वो फ्यूल वहाँ बर्न होता है, तो वहाँ से एयर पॉल्यूशन होता है। दूसरा, कोल की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोल को बर्न करके बनाते हैं, इसलिए क्या होता है, कोल के बर्न करने से वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ मतलब जो कुछ ना कुछ बनाती है, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े की, या कोई भी कोल पेट्रोलियम की फैक्ट्री हो गई, केमिकल फैक्ट्रीज़ हो गई, क्लोथ बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हो गई, कोई भी फैक्ट्री आप पकड़ लो, वो फैक्ट्रीज़ भी क्या कर रही हैं, ऐसे फ्यूल्स और ऐसी चीज़ों को मिला के बर्न कर रही हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन उनके बर्निंग की वजह से जो उनकी चिमनी में से धुआं निकलता है, उससे क्या हो रहा है, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब देखो, दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा कारण माना गया है एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है हमारी गाड़ियाँ, कार, बस, ट्रेन, प्लेन और ये हमारी स्कूटी वगैरह का चलना। ये जो गाइस व्हीकल होते हैं ना, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें हम पेट्रोल डालते हैं और फिर हम उन्हें एक्सेलरेटर देते हैं। तो वो एक्सेलरेटर जब आप देते हो ना, तो वो छोटी सी स्पार्क हमारे पेट्रोल में लगती है, उससे हमारा पेट्रोल बर्न होता है। ठीक है, हमारी गाड़ी चलती है और वो जो पेट्रोल बर्न हो रहा है उससे गाड़ी भी चल रही है और एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, मतलब ऐसी हार्मफुल गैसेस हवा में निकल रही हैं जिसकी वजह से हवा ख़राब भी हो रही है। अब आप अगर इस पूरी दुनिया का अनुमान लगाओ तो हमारी इंडिया में ही इतनी पॉपुलेशन है, और इतनी पॉपुलेशन है और उसी पॉपुलेशन में कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी कार हैं, कितनी बस हैं और कितनी ट्रेन है। तो आप सोच सकते हो कि हम कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक, तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब दूसरा है कोल माइनिंग। अभी मैं अगर इंडिया की ही बात लूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, कोल माइनिंग होती है। तो इंडिया में कोल की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पहले तो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं तो पॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर हम कोल माइनिंग भी कर रहे हैं तो पॉल्यूशन कर रहे हैं। अब गाइस, कोल माइनिंग से सिर्फ हवा ख़राब नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। देखो, कोल माइनिंग के लिए ऐसी जगह चाहिए, मतलब बहुत बड़ा लैंड चाहिए जिसको हम डिग कर सकें, बहुत ज़्यादा डिग कर सकें। तो ये जो बहुत बड़ा लैंड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बहुत आउटर में जाएंगे और जितने भी पेड़ होंगे उस जगह के पूरे काट देंगे और फिर वहाँ पे गड्ढा करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया कोल माइनिंग करने के लिए, कोल निकालने के लिए। फिर जब ये कोल को हम बर्न करते हैं तो बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ठीक है, उन हार्मफुल गैसेस से हमारी हवा ख़राब होती है, और ये जो कोल की रिमेनिंग जो ऐश बचती है, खाक बचता है, उसे अगर हम पानी में मिला दें तो हमारा पानी भी बर्बाद। ठीक, तो पहले हमने हमारी गाड़ियाँ चला के हवा ख़राब कर दी, फिर हमने हमारी कोल माइनिंग से बहुत ज़्यादा हवा ख़राब कर दी। अगर मैं आपको बताऊं ना इन चीज़ों को बर्न करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये होता है। देखो,
आपने क्या किया, कोल या पेट्रोल को बर्न किया। पेट्रोल को तो आपने गाड़ियाँ चला के बर्न करना है, और कोल को आपको कोल माइनिंग करके आप बर्न कर रहे हो। इन चीज़ों को बर्न करने पे आपको मिलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और सल्फर ऑक्साइड गैस, ये हमारी हवा में निकलती हैं। इससे क्या होता है, देखो ये दोनों गैस सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं। अगर किसी ने ये गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्रीथ कर ली तो वो इंसान की डेथ भी हो सकती है, या उसे लंग्स कैंसर तो हो ही सकता है। तो पहले तो ये। दूसरा, ये गैसेस अगर हमारी रेन से मिल जाती हैं तो एसिड रेन होती है, ठीक है। नॉर्मल रेन जो पानी गिरता है, एसिड रेन मतलब एसिड जैसी रेन, समझ रहे हो, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को कॉज कर सकती है, हमारे नेचर को कॉज कर सकती है। सॉइल में अगर एसिड रेन गिरेगी तो कहो फिर क्रॉप्स ही ना हो गए, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो इससे भी बहुत नेचुरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे प्लैनेट को। तीसरी चीज़ ये दो जो गैसेस करती हैं वो है हमारी विजिबिलिटी को कम करना, यानी कि हमारी आँखों की देखने की शक्ति को कम करना। ऑल्सो स्मॉग बनाना, SMOG स्मॉग। गाइस, अगर ये गैसेस ठंडी के समय में थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर होता है हमारे एनवायरनमेंट में, क्या बोलते हैं उसे, नहीं बोलते, कोहरा छाया, तो उस कोहरे में थोड़ा पानी भी होता है, बूंदें होती हैं। तो उस कोहरे में अगर ये गैसेस जाके मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे कलर का और बहुत ज़्यादा बुरा पॉइजनस स्मॉग बनता है, SMOG स्मॉग, जो कि आप अपनी आँखों से देख सकते हो। और अगर आपने उस स्मॉग को अपने अंदर एंटर कर लिया तो कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ठीक है। मतलब वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब हम समझते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन होता है। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गई, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, कोल माइनिंग। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है इस दुनिया का एयर पॉल्यूशन का, जो है बर्निंग प्लास्टिक, यानी कि हमारे प्लास्टिक को जलाना। गाइस, प्लास्टिक कितना सारा है हमारे सामने, आप देखो आज छोटी से छोटी टॉफ़ी और बड़ा से बड़ा सामान सब प्लास्टिक के रैपर्स में मिलता है। मतलब आसपास हर जगह प्लास्टिक है, ठीक। अब इसी प्लास्टिक को आपने खाया चिप्स और प्लास्टिक फेंक दिया, या रख लिया डस्टबिन में भी डाल दिया, चल उतना हमने किया, लेकिन एट दी एंड वो प्लास्टिक जाके कहीं जमा ही होगा, और बहुत ज़्यादा जमा होगा तो हम लोग उसे जला ही देंगे, और कोई तरीका तो नहीं है उसको यूज़ करने का, राइट। तो प्लास्टिक बर्निंग से बहुत ज़्यादा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अब दूसरी चीज़ है डिफॉरेस्टेशन। देखो, एक तो हम बहुत से काम कर रहे हैं, हम प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम कोल माइनिंग कर रहे हैं, भयंकर एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। ऊपर से जो हमारी ट्रीज़ हैं, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मफुल गैसेस को ऑब्जर्व कर लेती हैं, हम उन्हें भी काट दे रहे हैं। मतलब हमारा पूरा प्लान चल रहा है कि भैया आने वाले 5 साल में ख़त्म करो धरती को, बहुत हो गया, ठीक है। क्योंकि जो हमें बचा रहे हैं हम उन्हें भी काट देते हैं, और बाकी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं जिससे धरती और ख़राब हो ही जाए। मतलब पूरा प्लान सही चल रहा है, ठीक। तो अब डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देना। गाइस, पेड़ हमारे इतनी सारी गैसेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अगर आप उन्हें भी काट देंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ हार्मफुल गैसेस ही बचेंगी ना। तो ये तो मत करो, और अगर लगा सकते हो तो एक पेड़ अपने घर में लगा लो, ताकि कम से कम आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहे। तीसरी प्रॉब्लम है जो कि एयर पॉल्यूशन कॉज करती है, वो है स्मोकिंग। देखो, ये सिर्फ एयर पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है, ये लाइफ पॉल्यूशन भी कॉज करती है। इस एज में मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जो 9, 10, 11, 12 होता है, इसी एज में क्या करते हैं लोग, बहुत शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जो टीनेजर्स होते हैं वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को एक बहुत कूल हैबिट समझ लेते हैं। आपकी मेंटालिटी है, आपको जो करना है करो, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, अगर इस एज में आप इन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाते हो तो लाइफ लॉन्ग आप सफ़र करोगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो जाओगे। एक करियर ओरिएंटेड लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम होगी, मेंटली भी आप बहुत चीज़ें फेस करोगे। और इसी एज में अगर आप अपने आप पे कंट्रोल करके इन चीज़ों पे शिफ्ट नहीं होते हो, या ऐसे लोगों पे नहीं जाते हो जो आपको इन चीज़ों की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं,
तो गारंटीड है कि आने वाले टाइम में, मतलब कॉलेज तक अगर अपने आप को कंट्रोल कर लिया आपने, तो फिर आप ये सारी चीज़ें कभी भी परस्यू नहीं करोगे, ये एकदम गारंटीड है। और हाँ, इससे आपकी एक हेल्दी लाइफ होगी, एक स्टेबल मेंटल स्टेट होगा एंड हैप्पी बीइंग होगी। मतलब आप, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हो तो वो अगर छोटी सी प्रॉब्लम थी तो इन चीज़ों को कंज्यूम करके आपने उसे बहुत बड़ा बना दिया। इंडिया में स्मोकिंग ड्रिंकिंग की वजह से ही बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फिर वो रेप भी क्या करते हैं, यही लोग होते हैं जो इन सारी हैबिट्स में हैं, उनकी मेंटालिटी बहुत ख़राब है तो वो ये सारी चीज़ें भी करते हैं। फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी इन्हीं चीज़ों की वजह से ज़्यादा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम कॉज नहीं करती, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को भी ख़राब करनी है, ये सारी चीज़ें आपको भी ख़राब करना है, ठीक है। मतलब सब कुछ ख़राब करके रख देंगी ये चीज़ें। इसलिए आई वुड से कि अगर कोई 9th-10th के बच्चे ये सुन रहे हैं, ऑफकोर्स आप 9th में तभी ये सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आप पे इन चीज़ों से तो दूर ही रहें ताकि आपकी लाइफ बेटर हो। तो आफ्टर द ज्ञान लेट्स मूव अहेड। हाँ, अब सवाल आता है कि ठीक है, हम करते हैं एयर पॉल्यूशन, लेकिन उससे हम पे इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब क्या हो गया, ठीक है चलता है, कर दिया, सब कर रहे हैं। देखो अभी बताती हूँ। आपने किया एयर पॉल्यूशन, उससे होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और उससे होते हैं क्लाइमेट चेंज यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, मैं बहुत सिंपली एक एक स्टेप में से समझा रही हूँ। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना और सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो। अगर आपने इसे एक बार में एक एक करके समझ लिया तो समझ जाओगे, और अगर आपने डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर टफ लगेगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ 1, 2 एंड 3। तो गाइज, ग्रीन हाउस इफेक्ट का पॉइंट नंबर 1, हमारे सन से हमारी अर्थ की तरफ सन रेज आती हैं यानी कि हीट आती है, ठीक है। अब आप इस पिक्चर को देखो, इस सन से तो बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, लेकिन हमारी अर्थ में कुछ ही हीट एंटर करती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ओनली सम पार्ट ऑफ हीट एंटर्स द अर्थ, और बाकी ये जो बहुत सारी आ रही थी रिमेनिंग जो है वो वापस स्पेस में ही रहती है, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि कुछ हीट हमारे अर्थ के अंदर आई है। अब ये जो कुछ हीट हमारे अर्थ के अंदर आ पाती है, उसमें से भी मानो 100% हीट आई थी, उसमें से 50% हमारी अर्थ ऑब्जर्व करती है यानी कि लैंड और वाटर। सम हीट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय लैंड एंड वाटर। तो ये जो एक रे थी, मान लो ये एक रे तो हमारे पानी और लैंड ने ऑब्जर्व कर ली, बची हुई जो हीट है वो वापस बाहर जाने की, मतलब वापस हमारे स्पेस में जाने की कोशिश करती है, ठीक। अब इस बची हुई हीट पे ही बात करेंगे। तो गाइज 2 पॉइंट समझ में आए। सबसे पहला, बहुत सारी हीट सन से आती है लेकिन कुछ ही हमारे अर्थ पे एंटर करती है, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, जो कुछ हीट आती है उसमें से 50% तो अर्थ और वाटर ऑब्जर्व कर लेते हैं और बची हुई 50% वापस स्पेस में जाने की कोशिश करती है। अब बात करेंगे जो हीट वापस स्पेस में जाने की कोशिश कर रही थी उसकी। तो देखो क्या होता है, ये जो हीट है ये वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये वापस जा रही होती है तो इसे एटमॉस्फेयर में NO2, CO2 और मीथेन जैसी गैसेस, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो मिल जाती हैं। तो ये हीट जा रही थी लेकिन इसके रास्ते में ये गैसेस पड़ गईं। तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसेस इस हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं। इस पिक्चर को देखो, ये हीट जा रही थी लेकिन NO2 ने ऑब्जर्व कर लिया, ये हीट जा रही थी लेकिन CO2 ने ऑब्जर्व कर लिया, ये हीट जा रही थी लेकिन मीथेन ने ऑब्जर्व कर लिया। ये हीट जा रही थी, ऑब्जर्व हो गई, ठीक। अब इसी हीट को ये गैसेस थोड़े टाइम बाद वापस अर्थ को दे देती हैं, ठीक है। तो जितनी, अब मैं आपको एक बहुत आसान बात बता रही हूँ कि देखो अभी ये 3 गैसेस बस हैं और यहीं हैं, बाकी तरफ से जो हीट निकल रही थी वो निकल गई, ठीक है। थोड़ी बहुत जो हीट थी, जितनी ये गैसेस हीट ऑब्जर्व कर पाई उतनी इन्होंने की और वापस अर्थ को दे दी। तो पॉइंट नंबर 3 है
कि जब हीट अर्थ से बाहर जाने की कोशिश करती है तो जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जितना भी हीट ऑब्जर्व कर पाती हैं उतना ऑब्जर्व करके वापस धरती को दे देती हैं। अच्छा, ये वापस धरती को जो हीट देती हैं उससे क्या होता है, उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। हम लोग अर्थ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, फैक्ट्रियाज बना रहे हैं, कोल माइनिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, भयंकर से भी भयंकर एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ रही है। देखो पहले सिर्फ 3 दिख रही थी ऊपर ऊपर, अब देखो कितनी सारी, CO2, मीथेन, CO2, NO2, CO2, NO2, ये सारी इतनी सारी गैसेस हो गई हैं। अब क्या होगा, गैसेस का नंबर कैसे बढ़ा, गैसेस का नंबर बढ़ गया बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये था पॉइंट नंबर 4 कि हम एयर पॉल्यूशन करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। देखो सेम पॉइंट है, जो हीट वापस जाने, जो 50% हीट थी जो वापस एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश कर रही थी, उसे पहले तो कुछ ही गैस ऑब्जर्व करके कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि इन गैसेस का नंबर बढ़ गया है तो जो हीट ऑब्जर्व होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब देखो इस CO2 ने भी ऑब्जर्व की, इस मीथेन ने भी की, इस CO2 ने, इस CO2 ने, इस NO2 ने, इस CO2 ने, इस NO2 ने, इन सारी चीज़ों ने हीट ऑब्जर्व की और थोड़े टाइम बाद वापस अर्थ को दे दी। ठीक है, तो उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल होता था ना? नहीं, कुछ गैसेस होती, कुछ हीट वापस आती तो नॉर्मल होता, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा हीट वापस आ रही है भाई। देखो यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा हीट आ रही है, बहुत सारी गैसेस हो गई ना एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो बहुत सारी हीट आ रही है, इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ गर्म हो रही है। तो उससे क्या होगा बताते हैं, उससे होंगे नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे पिछले महीने फरवरी में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। वो क्यों आई थी? वो आई थी क्योंकि वहाँ पे आइस मेल्ट की थी, यानी ग्लेशियर मेल्ट किया था। तो गाइस फरवरी के महीने में क्या हुआ था कि उत्तराखंड एक जगह है जहाँ पे हिमालयाज़ भी देखने मिल जाएंगे, ग्लेशियर्स, आइस वगैरह हैं। तो वहाँ पे फरवरी के महीने में यानी ठंडी के महीने में आइस मेल्ट की और ऐसी बाढ़ आई। ठीक है, ये सब आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। तो क्या होता है जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है? जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे ग्लेशियर्स यानी कि आइस मेल्ट करती है। जो हमारा इतना बड़ा हिमालय है उसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। ठीक है, अब आप सोचो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो भी मेल्ट करने लगेगा, और अगर हिमालय मेल्ट कर दिया तो पूरी धरती पानी पानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे अब क्या हो रहा है, हमारी ग्लेशियर्स यानी कि आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर रही हैं, जैसे पिछले महीने उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे फ्लड्स आते हैं यानी कि बाढ़ आती है। तो ये बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर्स कॉज कर सकते हैं। अब दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ जो है परमाफ्रॉस्ट। यहाँ एक हेडिंग लिखी है जो कि कहती है देयर आर डिसीजेज हिडन इन आइज एंड दे आर वेकिंग अप। व्हाट डज दिस मीन्स? गाइज हमारे अर्थ पे ऐसे बहुत से परमाफ्रॉस्ट हैं जो कि ग्लेशियर्स हैं यानी कि आइस है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस लाइक कोविड-19 स्टोर्ड हैं। अगर, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ा और ये बैक्टीरिया और वायरसेस वाली आइस मेल्ट हो गई, तो इस आइस के मेल्ट होने से क्या होगा, इस आइस के मेल्ट होने से बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड बहुत सारे कोविड-19 जैसे वायरसेस हमारी अर्थ पे आ जाएंगे। अब आपको पता है कि पिछले साल 2020 में हम एक वायरस से तो लड़ नहीं पाए, आज भी लॉकडाउन की स्थिति है, आज भी वैक्सीन बन रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, 1-1.5 साल हो गया, अभी भी जंग जारी है। तो अगर एक वायरस से लड़ने में हमारी हालत टाइट हो गई तो ऐसे लाखों वायरस हैं इसके अंदर।
लाखों। तो बहुत चिंता की बात है कि अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगर ये आइस मेल्ट हो गई तो क्या होगा। दुनिया का विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो आइस मेल्ट होने से ये भी हो सकता है, ये एक बहुत नेचुरल डिज़ास्टर बड़ा सा कॉज हो सकता है। तीसरा जो हमारा एयर पॉल्यूशन हमको करके देता है वो है स्मॉग। दिल्ली में ठंडी के समय में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉग का एक्सपीरियंस करना है तो आप दिल्ली जाइए, वो भी ठंडी के समय में। ये स्मॉग होता क्या है, ये ऐसी गंदी सी हवा की लेयर होती है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। और ये स्मॉग जब आपके अंदर चला जाता है तो ये आपके ब्रेन में जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है। ये आपको कैंसर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड हार्ट डिसीजेस पक्का से दे सकता है। तो दिल्ली में बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। अब मैं अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि दिल्ली यानी कि हमारी इंडिया की कैपिटल वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। नंबर 2 बात है कि हमारी इंडिया में ही पूरी दुनिया की 6 ऐसी सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा 6 पॉपुलेटेड सिटी हमारे भारत में है, जिनमें से कुछ के नाम है कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, गुड़गांव एंड 1-2 और भी हैं। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि दुनिया को तो आप छोड़ ही दो, आपके भारत में ही इतना एयर पॉल्यूशन है कि अगर हमने उसे जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो हमारी कंट्री का बहुत योगदान होगा इस दुनिया के नाश होने में। ठीक है, तो बहुत चिंता की बात है हमारे लिए एयर पॉल्यूशन, और अभी भी हमारी सरकार नहीं जागी है या लोगों को इस बारे में पता नहीं है। आज हम 2021 में हैं और लोग आज भी अवेयर नहीं हैं। वो यही सोच रहे हैं किसे वोट दें किसे ना दें, कौन क्या करेगा, पता नहीं क्या क्या, कि पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो गए हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो गाइज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर वर्ल्ड, जिसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और कुछ अच्छे सॉल्यूशंस की जो कि मैंने ढूंढे थे एयर पॉल्यूशन पे, ताकि मैं आपको बता सकूं। और अगर इसे 100 लोग भी देख रहे हैं तो अगर 100 में से 50 लोग भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है। सो गाइज, सबसे पहला सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। आप अपनी लाइट्स जो हैं आपके घर की जब यूज़ में ना हो तो उन्हें बंद कर दें, क्योंकि गाइस कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो अगर हम अपनी लाइट्स को सेव करेंगे तो कम एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये आप अपने एंड पे अपने घर में कर सकते हैं, अपने स्कूल में कर सकते हैं, कोचिंग या कहीं भी आप अपने फ्रेंड के घर भी जाते हैं तो लाइट्स अगर अननेसेसरी जल रही हो तो बंद कर दें। ठीक है, दूसरा है आप स्कूल जाते हो साइकिल से चले जाओ, आप किसी फ्रेंड के घर जाते हो पास में है पैदल चले जाओ। अगर आप कहीं दूर भी जाते हो, ठीक है, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह का यूज़ कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी गाड़ी है, फिर आपके दोस्त की गाड़ी है, फिर किसी और दोस्त की गाड़ी है, ये मत करो। अगर ज़्यादा लोग हो तो एक ओला कर लो और चले जाओ। और अगर 2-3 लोग हो तो एक काम कर, ऐसा करो कि एक गाड़ी में 2 जन, एक गाड़ी में 2 जन। ऐसे मत करो कि 4 लोग 4 गाड़ी अलग अलग लेके जाएं। ठीक है, आप कार पूलिंग करो या फिर स्कूटी पूलिंग करो। अगर आप अपनी कोचिंग जा रहे हो तो 2 जन एक गाड़ी में जाओ। ऐसा आप करोगे तो इससे क्या होगा, आप अपने एंड पे इतना छोटी छोटी चीज़ें तो कर ही सकते हैं ना, और मज़ा भी आता है, बहुत मेमोरीज भी बनती है, ये बात भी है। ठीक है, तो नाउ ये थी 2 बातें जो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। अब 3 सॉल्यूशन मैं ऐसे बता रही हूँ जो कि थोड़े स्टार्टअप और कंपनीज वाले हैं, मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड सॉल्यूशन इज़ अ स्टार्टअप जो कि जिसका नाम है इकोकारी। गाइज ये एक स्टार्टअप है जो कि पुणे की एक कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लास्टिक से हैंडमेड बैग्स, ये अपना ये सीड पेपर कैलेंडर, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर, सीड पेंसिल्स भी बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, पिलोज दिख रहे हैं आपको यहाँ।
तो ये इकोकारी का वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। इकोकारी आप लिखेंगे तो कहीं भी आपको ये सारी चीज़ें इनके बारे में पता चल जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक से हैंडबैग्स बनाते हैं। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है गाइस, ये लोग वुमेन्स को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब जो महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं हैं उन लोगों को काम देते हैं, उनको ही कहते हैं कि इन प्लास्टिक से बैग्स बनाओ। तो ये वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, मतलब लड़कियों को काम भी दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या कर रहे हैं, फिर ये प्लास्टिक से बैग्स बना रहे हैं, तो अच्छे बैग्स भी बन रहे हैं एंड इन्वायरमेंट भी, एयर पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा। अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर आप इनके बारे में बात करना शुरू करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने घर में बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, तो लोग इस स्टार्टअप के बारे में और जानेंगे, इसे और सपोर्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप चाहें तो इनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, मतलब सपोर्ट करना है तो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक अच्छा आइडिया शेयर कर रही हूँ। और कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में 1-2 महीने का जो भी प्लास्टिक है एक कार्टून में जमा करो और इस एड्रेस पे इसको लिख लेना, प्लॉट नंबर 69 तरंग, और पूरी सोसाइटी सब कुछ दिया हुआ है, पुणे में है ये। इस पे आप इनको अपना प्लास्टिक भेज सकते हो फॉर रिसाइकलिंग। ये लोग आपका प्लास्टिक एक्सेप्ट करेंगे और उसको रिसाइकिल करके कुछ अच्छा बनाएंगे। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन दिस। तो कुछ नहीं कर सकते तो प्लास्टिक अगर भेज सकते हो तो वो भी कर सकते हो आप, मतलब आपका प्लास्टिक सही जगह यूज़ तो होगा कम से कम, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज इकोकारी, ये एक स्टार्टअप था। तो आप यहाँ इनके बारे में भी जान सकते हैं लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में। नाउ द थर्ड इज़ इकोनीचर, ये भी एक कंपनी है। ये क्या करती है, ये भी प्लास्टिक से फर्नीचर बनाती है। देखिए इन्होंने कितने अच्छे ये क्या है ये जिसमें प्लांट्स रखते हैं, ये वो चीज़ें हैं, और ये स्टूल्स हैं, टेबल्स हैं, बहुत सारे फर्नीचर हैं इनकी वेबसाइट पे। अगर आप गूगल पे लिखेंगे इकोनीचर तो भी मिल जाएगा, अगर आप और जगह पे भी इकोनीचर लिखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो भी आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्लास्टिक से फर्नीचर बना रहे हैं। देखो गाइज, अगर हम ऐसी जो प्लास्टिक से बना फर्नीचर अगर हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, यानी कि पेड़ नहीं कटेंगे, और हमारे प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, रोड हो गए या बिल्डिंग्स हो गई या फर्नीचर हो गया, लॉन्ग टाइम चलता है, और क्योंकि प्लास्टिक से बना है इसलिए एयर पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, तो भी आप इसके बारे में बात तो कर सकते हैं कि अरे ऐसी भी एक कंपनी है जो प्लास्टिक से फर्नीचर बनाती है। अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है, तो लोग क्या आने वाले 5-6 साल में कहो अगर हम इनके बारे में बातें करना शुरू कर दें तो ऐसी बहुत सी कंपनियां आ जाएं जो प्लास्टिक से फर्नीचर बनाने लगें, ठीक है। और ऐसी बहुत सी कंपनियां आ जाएंगी तो बहुत से लोग खरीदेंगे, बहुत लोग खरीदेंगे तो हमारा वुड से जो फर्नीचर बनता था, यानी जो लकड़ी का हम यूज़ करते थे, तो अब हम अपने पेड़्स को नहीं काटेंगे, पेड़ वहीं रहेंगे, हमें फर्नीचर भी मिल जाएगा और एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो आई वुड से कि इन स्टार्टअप्स के बारे में, इकोनीचर, इकोकारी, ऐसी चीज़ों के बारे में बात तो कीजिए ही, अगर आप इन्हें और सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब ख़रीद नहीं सकते या भेज नहीं सकते प्लास्टिक, तो कम से कम लोगों को बताइए, अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ अबाउट दिस चैनल। मैंने इस चैनल को कुछ टाइम पहले सब्सक्राइब किया था और मैं आपको बता रही हूँ, ये जो सॉल्यूशंस ओरिएंटेड चैनल है, ये क्या करते हैं, ये इतने सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ये अनुज नाम है इनका, अनुज रामात्री, हाँ, ये सर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। जैसे हम अपनी किचन वेस्ट से, इस वीडियो में ये मैम ने बताया कि वो किचन का बचा हुआ वेस्ट से कैसे कंपोस्ट बनाती हैं और उससे प्लांट्स लगाती हैं। इस वीडियो में ये प्लास्टिक से इन्होंने कैसे क्या बनाया है, इकोकारी का जो सेटअप है उनने यहाँ समझाया था कि प्लास्टिक से ये बैग्स बनाते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे चैनल पे मुझे देखने को मिली और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एंड ऑल्सो अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगी और एनवायरनमेंट भी बहुत बेटर होगा। तो गाइज़, अगर आपको इनके चैनल के बारे में पता करना है तो आप इनका नाम देख के सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो इनके चैनल का लिंक मैं ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये एक चेंज फॉर बेटर है, चेंज फॉर गुड है। आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इन सॉल्यूशंस को देख के क्या पता हम एक आध चीज़ एक्सेप्ट कर लें, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, है ना। तो आई वुड से अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, ऐसे लोगों की वीडियोस को शेयर कर दीजिए या बातें कीजिए इन बारे में, ताकि हमारे इन्वायरमेंट पे कुछ हो सके। सो गाइज, दीज वर द सॉल्यूशन। थोड़े प्रैक्टिकल हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और हाँ, इन्हें बहुत जल्दी यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ही देखना है, उन चीज़ों के बारे में बात ही करनी है, लाइट्स ऑफ ही करनी है, ठीक है, या फिर साइकिल और वॉक ही करना है। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करेंगी, अच्छे लोगों को सपोर्ट भी करेंगी और क्या पता आने वाले टाइम में हम लोग अगर इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं तो आने वाले टाइम में हम वुड से प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक रोड्स, प्लास्टिक बिल्डिंग्स पे शिफ्ट हो जाएं तो हमारा प्लास्टिक भी सही जगह यूज़ होगा एंड हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत सेफ एंड फ्रेंडली होगा। तो गाइज, विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई हो आपकी लाइफ में, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विद दिस आई वॉज पलचिन यादव एंड हाँ, क्योंकि आपको इसका एग्ज़ाम देना है तो नीचे जो क्विज़ है उसे कर लेना गाइज, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर टॉपिक पूछा जाए तो उसे अच्छे से आंसर कर सकें। विद दिस, thank you, bye bye, see you in the next video.